गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपने केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो, जो कि हम फिजिक्स कर चुके हैं, बायो कर चुके हैं। आज केमिस्ट्री बस बचा हुआ यह है कि आपको बीपीएससी के लास्ट 10 साल के जो क्वेश्चन आए होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ आंसर्स को देख के आगे ना बढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कभी कभी हमारा चीज़ें आपको थोड़े डिटेल में चलाता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि ये साइंस है, ये आपको पॉलिटी और हिस्ट्री नहीं है जिसमें हम लोग सिर्फ फैक्ट्स बोल के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस हमें बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रोमीन यहाँ पे हमने कल एंड किया था, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रोमीन इज ए कलरलेस गैस, ब्राउन सॉलिड। देखो, आपको लगेगा कि एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा गैस या मेटल या कुछ भी ऐसे लेके पूछ देगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। कोई चीज़ जो पूछा जाता है उसकी कोई एक पर्टिकुलर स्पेशल क्वालिटी होती है जो कि हमें पता होना चाहिए। जैसे ब्रोमीन का ऑल्दो जो इसमें क्वालिटी दिया हुआ वो स्पेशल क्वालिटी नहीं है, इसका स्पेशल क्वालिटी यह है कि ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है ऑन STP, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, आपको ये इसका स्पेशल क्वालिटी है जो कि इसको बहुत अलग नॉन मेटल से डिस्टिंग्विश करता है, इसीलिए हमको पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर यही पूछ दिया जाए ऐसा एक मेटल बताइए जिसका बहुत बड़ा एक स्पेशल क्वालिटी है, तो जैसे वो हो सकता है आपको मरकरी। और भी बहुत अलग अलग आपको मेटल है जिसके अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन मरकरी जो जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो अब इसका स्पेशल क्वालिटी क्या है? तो ये एक ऐसा मेटल है, पहले तो ये क्लियर रहिएगा, आपको एग्जामिनेशन में आ जाएगा। आपको दिमाग में मरकरी का थर्मामीटर दिमाग में आएगा, और थर्मामीटर में तो ऐसे ऐसे हम पलट के देखते हैं, वो तो झूलता है, तैरता है, तो वो लिक्विड है, तो वो मेटल नहीं होगा, वो नॉन मेटल होगा। ऐसे करके आप आगे बढ़ जाइएगा, वहां पे गलत हो जाएगा मार्क्स। तो इसका स्पेशल क्वालिटी ये है कि ये एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। आप बताइए, जनरली हम लोग जो मेटल से इनकाउंटर करते हैं, जैसे आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, चलो बोलने के लिए टंगस्टन बोल दिया क्योंकि भाई अपना नया आईफोन आपको टंगस्टन का आ रहा है, तो आपको वो जो भी मेटल होता है वो आपको जनरली सॉलिड फॉर्म में दिखता है, और ये एक ऐसा मेटल हम लोग बात कर रहे हैं जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में, तो इसीलिए इसका स्पेशल क्वालिटी है। ठीक है, ये आपको इन जनरल आपको पॉइजनस होता है, इसका वेपर भी अगर आप ले लीजिएगा तो आपको वो हानि कर सकता है, लेकिन ये कंपाउंड फॉर्म में पॉइजनस नहीं होता है। इसके बहुत सारे, इनफैक्ट दांत में हम लोग जो फिलर्स लगाते हैं उसमें आपको इसका अमेलगम, इनफैक्ट अमेलगमेशन, ये एक प्रोसेस ही होता है जिसमें कि मरकरी को डिफरेंट आपको मेटल से कंबाइन करके बनाया जाता है। तो जहां भी आप अमेलगम वर्ड जोड़ेंगे देखेंगे, वहां पे आपके दिमाग में मरकरी तो आना ही चाहिए कि ये बेस मेटल है, इसके ऊपर हम लोग इसमें कुछ कुछ और मिला सकते हैं। और भी कुछ ऐसा मेटल होता है क्या? हाँ, एक होता है गैल्वेनाइजिंग। ये क्या होता है? इसमें हम लोग जिंक यूज करते हैं आपको किसी अदर मेटल के अराउंड आपको चीजों को लगाने के लिए, ताकि वो आपको उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट कर ले। जैसे कि मान लीजिए आपको रात में ठंडा लगता है, तो आप क्या करते हैं कि आप कंबल डाल लेते हैं अपने को, आपको तो वो जो कंबल होता है वो आपको ठंड से बचा देता है। तो वैसे ही जो अलग मेटल है, जैसे मान लीजिए आयरन है, उसको पानी से डर लगता है, वो रस्ट हो जाता है, तो उसको अगर बचाना है तो उसके ऊपर हम लोग लपेट दिए जिंक का एक लेयर, जो कि आपको गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, तो वो उसको बचा लेता है, क्योंकि वो कैसे बताया, जब हम लोग गैल्वेनाइजेशन में आएंगे तो वहां बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं जिसकी कुछ कुछ स्पेशल क्वालिटी होते हैं। ठीक है, और उसके लिए मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ जिसका मैंने नाम दिया है मिसलेनियस। उसमें हम लोग उसको बहुत ऐसे कि हेवीएस्ट मेटल कौन है, लाइटेस्ट मेटल कौन है, डेंसेस्ट मेटल कौन है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, सबसे अबंडेंट मेटल कौन है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए अभी कि अर्थ क्रस्ट में आपको सबसे अबंडेंट मेटल कौन है, मेटल, अब आप वहां पे तुरंत आप मार दोगे क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, जबकि मैंने मेटल बोला, मैंने एलिमेंट नहीं बोला। ऑक्सीजन यहाँ पे एलिमेंट है। अगर मान लो पूछ दिया होता कि सबसे ज्यादा अबंडेंट नॉन मेटल कौन है, तब आप ऑक्सीजन मानते। तो ये सब वर्ड आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको मेटल क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। आप वही, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन, तो फिर आप ऑक्सीजन बोलते। मैं बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा सेकेंड अबंडेंट एलिमेंट कौन है, तो आप सिलिका बोलते। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपके आंसर चेंज करेंगे, तो आपको ये सब वर्ड पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अब मान लो आपसे मैं पूछूं कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन है, तो यहाँ पे आप सिलिका मार के आ जाओगे, क्योंकि आपको वो सीक्वेंस में वैसे याद रहता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। तो यहाँ मैंने मेटल वर्ड यूज किया है। तो अगर मैं सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको आयरन हो जाएगा। वही मैं बोलूँ मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ,
यहाँ क्रस्ट की बात नहीं कर रही, पूरे अर्थ के बात कर रहे हैं, तो इसमें आयरन हो जाएगा, क्योंकि अपने कोर जो होता है अर्थ का उसके अंदर बहुत आयरन है। तो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर्स कैसे चेंज कर रहा है, तो इस वर्ड सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब देखिए हमने ब्रोमीन से स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ चलेगा, ऑल्दो ये काम का ही चीज था तो आपके काम ही आएगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये अच्छा, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले क्या हो गया, ये हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब कलरलेस नहीं, ये गलत है। ब्राउन सॉलिड नहीं, अभी हमने देखा कि लिक्विड होता है। हाईली फ्लेमेबल नहीं, ये फ्लेमेबल नहीं होता है। लेकिन देखिए ये क्या होता है कि जैसे आपको ऑक्सीजन होता है ना, कि आपने देखा होगा कि वो क्या बोलते हैं उसको, लोहार, लोहार आपको क्या करते रहता है, वो जलाते रहता है, फिर ऐसे ऐसे फूकते रहता है, तो इवेंचुअली क्या डाल रहा है उसके अंदर, वो ऑक्सीजन डाल रहा होता है। तो वो अब मैं ऑक्सीजन का क्या एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन एक ऐसा गैस होता है जो कि जहां भी कोई चीज आग जल रही है उसको और भड़काता है, और हाइड्रोजन एक ऐसा गैस होता है जो कि खुद जलता है। तो फ्लेमेबल जो होता है वो आपको खुद जलने वाली चीजें होती है, जैसे कि हाइड्रोजन, और जो चीजों को और ज्यादा जलना बढ़ाए वो क्या होता है, वो जैसे ऑक्सीजन। और ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन भी आपको जलने को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये क्या है, रेड लिक्विड, हाँ ये सही आंसर है। तो आपको रेडिश ब्राउन इसको कलर कहते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेड दिया हुआ तो इसको हम लोग गलत नहीं मान सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा, रेडिश ब्राउन। तो अब यहाँ पे आपको ब्रोमीन को लेके आ गया है क्वेश्चन कलर को लेके। आपको क्या लगता है अगली बार क्वेश्चन आपको सिर्फ कलर को लेके आएगा? नहीं, हो सके आपको ये फेवर को लेके आ जाए, हो सके ये दे दे आपको फिर ब्रोमीन को लेके कि ये हैलोजन है कि आपको एल्कली मेटल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हैलोजन क्या होता है। आपको दे दे ब्रोमीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल, या चलो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये सब तो नहीं देगा पीएससी में, हाँ हैलोजन तक तो जरूर दे सकता। तो ये सब पता होना चाहिए। अब ये आपको कैसे पता रहेगा कि हम ब्रोमीन के बारे में ही पढ़े, तो इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ एलिमेंट होते हैं जिसके बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे मरकरी है। अब मरकरी के बारे में सिर्फ आपको यही नहीं पता होना चाहिए कि ये लिक्विड फॉर्म है, इसके बारे में और भी सारे जितने चीज है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स कौन होता है, ठीक है, किसका सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटोप होता है, तो ये एक स्पेशल फीचर है। आपको यूरेनियम जो न्यूक्लियर बॉम्ब में या न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, ये एक स्पेशल फीचर है। आपको आयरन की क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो जो क्वेश्चन आ गया वो हमें बस एक आइडिया देता है कि इस मिनरल, इस एलिमेंट पे फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या होगा वो हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो मैं आपको काफी आइडिया दे दिया कि कैसे आगे बढ़ना, ये भी बता दो क्योंकि अब बहुत कम दिन बचा है। 21 सितंबर देख रहे हैं, ये वीडियो आपको जाएगा 20 सितंबर को। ठीक है, और हमारे पास मतलब बस 2 दिन बचे हैं। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज इस बात को समझिए, कोर्स तो आप ज्वाइन करिएगा ही क्योंकि आपको निकालना एग्जामिनेशन, तो वो तो करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप नवंबर में करिएगा, दिसंबर में करिएगा, तो फिर आप 3-4 महीने लूज कर जाइएगा, फिर आपको मार्च में एग्जाम रहेगा, फिर आपको समझ ही में नहीं आएगा हम करें क्या, तो आप फिर अगले साल में आप ठीक से अपेयर करिएगा। तो अननेसेसरी क्यों टाइम लूज करना है। ऑलरेडी जो बेस्ट टाइम होता है ना वो आपको जून था, मैं आपको बता रहा हूं, जून से जो लड़का पढ़ रहा है ना वो आपको अगले बार के हर एग्जाम के लिए तैयार है। लेकिन अब जो बीत गई है सो बीत गई है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, कम से कम जो बचा हुआ है उसमें तो हम आगे बढ़े। तो इस बात का इंपॉर्टेंस समझिए कि हमको तुरंत पढ़ाई करने बैठना है अगर हम लोग अगले सीक्वेंस का, बिकॉज फिर क्या होगा कि जो बिहार में है उनको बीपीएससी का तो भरना ही पड़ेगा, वो यूपीएससी भी पढ़े, यूपीपीएससी भी भरेंगे, ये वाले भी यही करते हैं, बहुत आपको ये भी भरते हैं। अब सब कुछ एग्जाम लगातार आते जा रहा, लेकिन हमारी तैयारी है ही नहीं, तो फिर वो स्थिति ना आए, इसलिए जल्दी शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। और PRJ लाइव लगाना तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसमें मिलता है। और ये क्यों नहीं, आप बताइए मुझे, क्यों आप एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे, सिंपल सी बात है। और आपको लगता है कहीं मजाक है, नहीं भाई, बहुत कम ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं, जो ये पे कर जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, इतना हम लोग चीख के बताते हैं कि आप PRJ लाइव यूज करिए, PRJ लाइव यूज करिए, और वो स्टिल ये पे कर जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट में हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और बंगाल वाले थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का आते रहता है रिक्वेस्ट कि हमारे लिए भी सर लाइए, हमारे लिए भी लाइए। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, थोड़ा दिन के बाद यहाँ पे शायद जुड़ जाए, अभी जुड़ा नहीं है, लेकिन जब जुड़ जाएगा तो आपको जरूर पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जिनका ऑलरेडी आ चुका है आप लोग तो जरूर ज्वाइन करें PRJ लाइव। ठीक है, अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको एक बाय एक ब्रोमीन के क्या क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो हमारा पहला तो हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये क्या है,
रेडिश ब्राउन मैंने आपको बोल दिया। फिर आपको ये क्लासिफाइड एज हैलोजन, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा देखो हैलोजन ये सब क्या होता है, तो अलग पीरियोडिक टेबल में ऐसे जो आपको हॉरिजॉन्टल होता है उसको पीरियड बोलते हैं, ठीक है, और जो आपको ऐसे लंबा होता है उसको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये आपको 17th ग्रुप में लाई करता है। 18th में कौन लाई करता है, तो नोबल गैस, इनर्ट गैस, उससे भी क्वेश्चन काफी आते रहते हैं, ठीक है। अब ब्रोमीन एंड इट्स कंपाउंड हैव वेरियस, वही आपको इसके यूजेस बता रहा है, ये जनरली नहीं आता लेकिन फिर भी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो इसको लेके हमको सबको जानना। तो ये फ्लेम रिटार्डेंट का ये होता है, मतलब कि फ्लेम रिटार्ड मतलब उसको धीमा कर सकता है, ठीक है। फोटोग्राफिक केमिकल हो सकता है। तो ये सब आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि नॉट फ्लेमेबल इटसेल्फ बट हेल्प इन कंबशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गैस यूज्ड इन वेल्डिंग, ठीक है। अब वेल्डिंग से भी अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनके पास ज्यादा स्कोप नहीं, ज्यादा टफ देंगे तो क्वेश्चन टफ बन जाएगा। तो गुड चांसेस है कि यही क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट होगा या इसी के अराउंड वाला। तो अब वेल्डिंग में क्या होगा, अब देखो क्या हम लोग इतना कह सकते हो, अभी जो मैंने आपको वो बताया, कहानी बताया आपको कि जो गैस खुद से जलता है वो आपको नहीं लगता कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे रादर देन हम लोग एक ऐसे गैस को एक्सेप्ट करेंगे जो कि जलने में मदद करता है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, मैंने आपको समझाया था अभी जो सपोर्ट करे जलने में और जो सिर्फ खुद जले। तो आपको देखिए ये अगर आपको आंसर नहीं पता होता, नहीं लिटरली आपने नहीं पढ़ा होता, स्टिल आप सिर्फ इस वर्ड से इस ऑप्शन को आप चुन के आगे बढ़ जाता है। मैं देखिए आपको दिखाना चाहता हूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना मार्क्स लूज कर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं। आप देखिए तीनों ऑप्शन में ऑक्सीजन है, ठीक है। आप बोलने वाला कोई स्टूडेंट ऐसा बोल सकता है कि सर ये भी तो पॉसिबल है कि ये चारों गलत हो और ये सही हो, एकदम पॉसिबल है और ये रिस्क होता है। लेकिन आपको ही पता है कभी ना कभी तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना यार। आपको 6 या 7 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ई वाला ऑप्शन, या मान लो 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ई वाला एक ऑप्शन गलत होता है। और सच मानिए 10 जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं ना उसमें 1 या 2 क्वेश्चन में ई होता है आपको। फिर आपको करंट अफेयर में एक ई होता है, मिडिएवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है उसमें एक ई होता है। वो मेरा अभी स्कोप का नहीं, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कितना ई वाला क्वेश्चन आता है। तो आप इतना तो गेस कर सकते थे ना कि हाँ सर ने कुछ बताया था कि गैस जो खुद जल सकता है, तो जब हाइड्रोजन हमारे पास है तो ये हम चुन सकते थे, नहीं चुन सकते थे। लेकिन चलिए आप लोग में से कोई बोल सकता है सर आपके लिए इजी है ना कि आपने बोल दिया कि हाइड्रोजन आपको पता था कि खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। चलो दिया, ऑल्दो क्लास 6 या 7 में पढ़ाया जाता है। चलो मैं अब एक और ट्रिक देता हूं आपको। आपको नहीं पता है कि सूरज जो जलता है, सन की सारी एनर्जी आपको हाइड्रोजन से आती है। क्या ये हिंट काफी नहीं था हमारे पास कि हाँ अगर हम कोई लोहा को पिघलाने का बात कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा यूज कर रहे होंगे जहां पे आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अब ऑब्वियसली देखिए ये कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं लिया है, वहां पे फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे आपको ये सिर्फ जल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जोड़ना तार है ना, तार आपको कैसे चीजों को एक्सट्रैक्ट करें जब हमें कुछ नहीं पता हो, ठीक है। तो ये सब ट्रिक को अपनाया करिए, ठीक है। ये सब आप जितना इस्तेमाल करिएगा उतना हमारा आंसर बेटर होगा, ठीक है। तो वेल्डिंग आपको होता क्या है ये आपको देखिए उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस ये इसलिए दे देता हूं क्योंकि अब क्वेश्चन आपको एक बार हाइड्रोजन एसिटिलीन पे दे दिया है, अब अगले बार शायद आपको कुछ और चीज पे दे दे कि वेल्डिंग आपको क्या होता है, तो इसीलिए मैंने दे दिया। तो आपको बस समझिए दो मटेरियल स्पेशली मेटल्स, तो जरूरी नहीं है कि मेटल को ही हम लोग वेल्डिंग से ज्वाइन करते हैं, लेकिन जनरली मेटल्स को ही ज्वाइन करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा एक गर्म टेम्परेचर, अच्छा एक बार ये भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया मैंने। एसिटिलीन क्या होता है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग ऐसे फॉर्मूला से लिखते हैं। तो आपको जैसे इथेन, फिर इथीन, फिर आपको क्या होता है एसिटिलीन, आपको जैसे होता है मिथेन, फिर आपको क्या होता है उसके बाद प्रोपेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब जो होता है ना, जैसे ये आपको इथेन वाला साइकिल है, वैसे ही आपको डबल बॉन्ड वाला जो साइकिल होता है उसको ईन कहते हैं। चलो ये सब आप अभी कंफ्यूज कर जाओगे, जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बस ये आपको बताया जा रहा है, ये आप स्लाइड आप में हट जा रहा हूँ यहाँ से, आप पढ़ सकते हो अगर। स्लाइड में बस ये बताया जा रहा है आपको कि
ये वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग दो चीज़ों को ज्वाइन करते हैं। इसके लिए हम लोग को टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए होता है, उसको पिघलाना पड़ता है लोहा को, वो पिघलता है तो सब जैसे कि रसना और पानी आपस में मिल जाता है, वैसे वो मेटल मिल जाता है। जब सूखता है तो फिर वो अपने आप एक जुड़ा हुआ चीज़ मिलता है। तो यही यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब वो अलग अलग प्रोसेस क्या होता है वो यहाँ पे लिखा गया, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हम लोग वेल्डिंग में भी ऐसा एक गैस यूज करते हैं जो कि उसको एक मतलब कि हेल्प दे कवरिंग के फॉर्म में, तो वो भी आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन ये बहुत रेयर होता है इसलिए इतना इसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है कि वो जो गैस सब था वो ऑब्वियसली अब उसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा कि कौन किसको क्या किया है। तो देखो ये मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के 3 फाउंडर को पाया जाता है। जो रिसेंट आपको देखिए मैंने ब्रिटानिका से लिया, तो मैं इसी को सही मानता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो सही सोर्स है, ठीक है। तो ये सबसे मेन माना जाता है। हुआ क्या है कि ये तीनों जो साइंटिस्ट है ये अलग अलग ऑलमोस्ट इंडिविजुअली, कोई किसी को जानता नहीं है, आपको सेम ऑक्सीजन आइडेंटिफाई करते हो और बोलते कि यार हमने आइडेंटिफाई किया था, हमने किया था, हमने किया था। अब कोई किसी को मना तो कर नहीं सकता क्योंकि सब एक ही समय काम कर रहे हैं, तो इसलिए लेकिन माना इनको जाता है कि सर विलियम शील। तो अब आपको ये पूछना चाहिए कि सर अगर आप बोल रहे हो इसी को माना जाता है तो फिर इनका नहीं लिखते, आप क्यों लिख के लाए हो आप? तो ये मैं इसलिए लिख के लाया हूँ क्योंकि आई डोंट नो कौन सी पीएससी शायद इसको आंसर मान ले, ठीक है। तो कम से कम ये दो तो आप जरूर जानना, ठीक है, ऑक्सीजन के केस में कि विलियम शील और जोसेफ प्रेस्ले, ठीक है। तो ये दो आपको नाम पता होना चाहिए और ये सब तो आपका ठीक है। हाइड्रोजन को कैसे कहते हैं? केवेंडिश। तो अब इसको जैसे मैं ऐसे याद रखता था कि केव में अगर तुम जाओगे कभी तो तुमको दिखते हो बहुत चमगादड़ उमगादड़ दिखता है वहां पे, और वो उससे ना आपको मीथेन निकलता है एक्चुअली में, लेकिन मैं उसको हाइड्रोजन की तरह विजुलाइज करता हूँ क्योंकि दोनों जल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन का जो फाउंडर है उनका नाम केवेंडिश करते हैं। ऑल्दो ये दूसरा हिंट ये भी रहता है हमेशा कि आपको जो मतलब केवेंडिश वाला केव से जो मैंने आपको एनालॉजी सिखाया वो चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और नाइट्रोजन का क्या होगा? ये हमारा सिंपल है, ये रदरफोर्ड, आपको ये पता होना चाहिए। रदरफोर्ड बहुत चीज के फाउंडर है, प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, फिर आपको रेडियो मतलब कि ट्रांसम्यूटेशन हो गया। ट्रांसम्यूटेशन क्या हो गया कि एक एलिमेंट जब दूसरा में बन जाए, जैसे मान लो यूरेनियम है वो प्लूटोनियम में बदल गया, तो वो कैसे बदला, ठीक है। तो वो वाली चीज हो गई। फिर आपको अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, तो ये बहुत सारी चीज का इनके नाम पे फाउंडर, तो ये आपको पता होना चाहिए। रदरफोर्ड आपको मॉडल ऑफ एटम है, तो वो सारी चीजें, तो रदरफोर्ड के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता होना ही चाहिए, ठीक है। एसिटिलीन ये आएगा नहीं, लेकिन मैंने इसको इसलिए दिया क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया कि जरूरी नहीं कि अगले बार से आप एसिटिलीन को लेकर वेल्डिंग वाला ही क्वेश्चन है, अगले बार हो सके ये क्वेश्चन आ जाए कि एसिटिलीन के फाउंडर कौन थे, और कोई पढ़ा तो रहेगा नहीं, और फिर एक बार क्वेश्चन में आ जाएगा तो अगले बार सारे मैगजीन में छप जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले से तैयार रहना है कि एडमंड डेवी। और अब आप पूछ सकते हो कि सर आप फिर हर गैस का बताओ मुझे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा हर गैस का। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि वो एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है। तो हम लोग को जो क्वेश्चन आ रहा है कम से कम उसके फाउंडर का नाम तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एडमंड डेवी और फिर रदरफोर्ड और विल्हेम शील और अपना केवेंडिश, तो ये चार का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन ये आपको मैं बता ही दिया हूं, फिर भी अब चलो क्वेश्चन है तो अच्छा आप लोग बताओ, कमेंट करो। तो मैं शुरू में ही बता दिया था कि यार आंसर तो मैं डिस्कस करूंगा ही, तो फिर उसमें तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको याद कैसे रखता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जेड है और ये जिंक है, ठीक है। तो अमेल्गम और गैल्वेनाइजेशन में कैसे मतलब याद रखना सेपरेशन, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। तो चलो ट्रिक दे दिया, इसको याद रखना, जहाँ जेड वाला पार्ट है वो जिंक वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको गैल्वेनाइजेशन होता है, ये आपको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कि टू प्रोटेक्ट द मेटल्स या मतलब अदर एलॉयज जिस पे हम लोग ये कवरिंग लगा देंगे तो उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये अमेल्गम होता है, ये आपको रेडियो एक्टिविटी को बचाने के लिए काम आता है, और ये आपको स्टेनलेस स्टील में लगाया जाता है। अगर स्टील में, ऑल्दो आगे क्वेश्चन है, ये तो स्टील चोरी वाला मैंने लिख दिया। स्टील में आपको 10.5% से अगर ऊपर, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऊपर क्रोमियम जाएगा तभी उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? अप्लाइंग प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू द स्टील, प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ ये फिर आपको स्टील बोल दिया मैंने, स्टील और आयरन,
इट इन्वॉल्व्स, वही आपको प्रोसेस बता रहा, तो ये उतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन वही बात है कि आपको कोरोजन से बचाता है, ठीक है। अब अमेलगम ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता फिर से रिपीट करना चाहिए कि ये मरकरी का मिक्स है, और ये आपको वही आपको प्रोसेस बताया जा रहा है कि कैसे किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, और इवेंचुअली आपको काम कैसे आता है, तो वही जैसे दांत का एक मैंने फिलर बताया, वो आपको उसमें बहुत ज्यादा इसका काम आता है, ठीक है। डेंटल अमेलगम्स, ठीक है। अब स्टेनलेस स्टील, अच्छा ये भी मैंने इसी में दे दिया है, तो चलो इसको बता ही दे रहा हूँ फिर आपको। पहले स्टेनलेस, देखो स्टील आपको पहले हम लोग को आयरन बनता है, अब आयरन तो बन गया। अब आयरन अगर हम लोग टिपिकल बात करें, तो हम दो देखो यहाँ पे बात करना, एक होता है पिग आयरन, ठीक है। वो कब निकलता है, जब हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में आपको आयरन बना रहे हैं, और आपको जब वो मेल्ट होके स्लैग के ऊपर बह रहा होता है, तो उसको पिग आयरन कहते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट प्योर आयरन है, मोस्ट कंप्लीटली नहीं बोल रहा हूं मैं, उसमें अभी भी आपको इम्प्योरिटीज रहता है, क्योंकि जो नीचे स्लैग है वो उसके इम्प्योरिटी उसमें भी रहते हैं, तो उसको हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। अब ये क्या था, ये पूरा आयरन है ना, अब हम इसको स्टील बनाना चाह रहे हैं, तो स्टील बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें कार्बन का कॉम्पोजिशन डालते हैं। अब कार्बन अगर डालते हैं तो इसका हार्डनेस बढ़ने लगता है, ठीक है। अब हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि बहुत ज्यादा हार्ड हो, इसीलिए तो स्टील बना रहे हैं, तो इससे ही हमको स्टील मिल गया, ठीक है। अब स्टील के भी हम लोग को अलग अलग फंक्शंस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग आपको अलग अलग और भी मटेरियल डालने लगते हैं। तो वो फंक्शन क्या है आपको, तो जैसे मान लो क्रोमियम डाल दिया, तो वो स्टेनलेस स्टील बन गया। स्टेन दाग, स्टेनलेस, उस पर दाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्टेन क्यों दाग नहीं लग रहा है, क्योंकि वो एक ऑक्साइड का लेयर बना देता है, जो कि आपको उसको रिएक्ट करने से बचाते रहता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का 10.5% से ऊपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब कभी आपको हम लोग निकल भी जोड़ देते हैं, अब निकल जोड़ दिए तो वो आपको उसको डिफरेंट और रेजिस्टिव बना देता है, उसको नॉन मैग्नेटिक बनाने में भी वो आपको हेल्प करता है। फिर आपको वैसे अलग अलग कॉम्पोजिशन में डालते जाएंगे तो वो अलग अलग नाम पिक करते जाता है। तो ये स्टील की बात हो गई। अब कास्ट आयरन क्या होता है, तो जब 2% से ऊपर और प्रोबेबली 4% से नीचे जब कार्बन की कॉम्पोजिशन हो आयरन के साथ मिक्स करें, तो उसको कास्ट आयरन करते हैं। तो जो वो मोल्डेबिलिटी और की इस आयरन को हम ऐसे मोड़ दे तो वो जो आता है वो आपको वो 2% से ऊपर वाला कार्बन के कारण आता है, ठीक है। तो मतलब कि स्टील और कास्ट आयरन में अंतर क्या हुआ, कि जो कास्ट आयरन हुआ वो 2% से ऊपर वाला है, और जो स्टील है वो आपको 2% से नीचे वाला। तो ये डिफरेंस को याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा, आपको जो इंपॉर्टेंट होता है मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब आप वही चीज जो मैंने दिया है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आई डोंट थिंक मुझे वही चीज़ है, ऑक्सीडेशन कर देता है, जो कि आपको इवेंचुअली रस्टिंग से बचाता है। ये बातें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये निकल जो है इसको नॉन मैग्नेटिक, इसको मैग्नेटिक मत पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ फिगर दिया है, बहुत अच्छा फिगर था इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि याद करने में बड़ा हेल्प करेगा। अगर 10.5% क्रोमियम से कम है तो इसको कार्बन स्टील कहते हैं, और वही अगर इससे ज्यादा है तो इसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ठीक है। ये देखो एक फिल्म बना दिया, पैसिव फिल्म, मतलब कि एक लेयर बना दिया, अब इसके अंदर ये चीजें घुस ही नहीं पा रहे, इसी से टकरा के भाग जा रही है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ये आपको मैंने बता दिया। तो वही क्रोमियम क्या करता है, ये आपको कोरोजन रेजिस्टेंस, निकल आपको फर्दर रेजिस्टेंस, कार्बन ये हार्डनेस देता है। तो ये पता होना चाहिए कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस दे रहा है, और कार्बन को भी आप उसी में ना जोड़ दे कि ये भी कोरोजन रेजिस्टेंस दे रहा है, नहीं भाई, वो हार्डनेस दे रहा है। तो ये सब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये यूज क्यों करते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील, तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो कोरोजन रेजिस्टेंस है, ड्यूरेबल है, और उसका एस्थेटिक अपील अच्छा है। आप हम लोग धनतेरस में क्यों जाके स्टील खरीद रहे हैं, ऑब्वियसली एक तो रिलीजियस वैल्यू है, एंड स्टिल दूसरा चीज भी तो खरीद सकते हैं, नहीं क्योंकि ये ड्यूरेबल है, तो इसीलिए हम लोग आपको स्टील को यूज करते हैं, ठीक है। द एलिमेंट विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू द ह्यूमन स्वेट। अब देखो ये सब क्वेश्चन का ना मुझे समझ में नहीं आता है आंसर क्या कर दूं, बिकॉज पता है अब आप अगर जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन निकालोगे तो उसमें आपको आंसर मैग्नीशियम आएगा। अब अगर वो पीएससी अगर नहीं, क्योंकि ये इतना ट्रेस अमाउंट में होता है कि अगर पीएससी इसको आंसर ना माने तो फिर वो ई चुन लेगी। तो अब ये डिफरेंट पीएससी कैसे, मान लो यही क्वेश्चन एमपीपीएससी भी पूछता है, और यही क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछता है, यही क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछता है। अब तीनों के जो ग्रुप हो सकते हैं वो उसको अलग अलग वैल्यू दे कि नहीं हम मैग्नीशियम को लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे। तो ये यहाँ पे हमें कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा और अपने लक पर रिलाई करना पड़ेगा कि क्या वहां की पीएससी एक्सेप्ट करती है आंसर, ठीक है। अदरवाइज मैं आपके लिए वैल्यू ले आऊं कि आपको अगर इन आपको एलिमेंट से अगर कुछ आए तो आपको मानना है कि हाँ हमारे स्वेट में
सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। अब इसको मान लो याद कैसे करोगे, देखो सोडियम तो हम लोग नमक खाते हैं डेली दाल में, तो ऑब्वियसली हमारे देह में अगर नमक जा रहा है तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। पोटेशियम जो आप बोलते हो ना आयोडाइड नमक, वो आपको पोटेशियम आयोडाइड हम लोग देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये भी होगा। कैल्शियम कैसे, हमारे देह में हड्डी इतना है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हड्डी से निकलता ही होगा। अब बस एक ये एक्सेप्शन बचता है जो याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि हाँ मैग्नीशियम भी होता है। तो ये आपको कम से कम 4 याद रहना चाहिए। अब ट्रेस मेटल्स मुझे नहीं लगता है कि देगा, अगर देता है तो वो अनफॉर्चुनेट डे है, बिकॉज कितना याद करोगे यार, अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो, लेकिन ये ट्रेस मेटल मतलब कि बहुत कम अमाउंट में निकलता है, ठीक है। तो ये 4 आपको पक्का याद रहना चाहिए, ठीक है। अब स्वेटिंग होता क्या है, तो देखो इस बात को भी समझो, इसी क्योंकि इसी बहाने हमारा बायो भी थोड़ा बहुत हो जाएगा कि स्वेटिंग बेसिकली हमारे थर्मो रेगुलेशन का एक प्रोसेस है कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर रहे वो, जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है कि जब भी कोई चेंजेस आता है हमारे बॉडी में, उसको चेंजेस को कम करने के लिए आपको बॉडी काम करता है। तो थर्मो रेगुलेशन भी एक होम्योस्टैसिस का एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे हमारी बॉडी गर्म होने लगती है, तो अब बॉडी को तो गर्म नहीं होना था लेकिन गर्म हो रही, क्योंकि आप दौड़ के आ रहे हो, आप बहुत ज्यादा गर्म जगह पे हो, जो भी रीजन हो सकता है, तो बॉडी क्या करता है कि वो स्वेट निकालने लगता है, पानी निकालने लगता है। अब पानी निकाल के क्या करता है, तो आपके टेम्परेचर को कम करने लगता है। अब चलो थोड़ा फिजिक्स वाली भी बात भी इसमें हो जाए। अब स्वेट से आपको गर्मी कैसे हटेगा यार, तो स्वेट क्या होता है, वो पानी है, पानी की क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो वो आपका बॉडी से हीट को खींचता है। अब बगल में हवा बह रहा है, अब मान लो पानी को अगर हम लोग, मान लो इतना सा पानी है, उसके नीचे हम लोग माचिस बार दें, ठीक है, तो क्या होगा कि वो पानी गर्म होकर भाप बन जाएगा, और आपका पसीना वही तो कर रहा है कि आपके बॉडी से हीट खींच रहा है और फिर भाप बन के उड़ जा रहा है। और बगल में अगर हवा चल रहा है पंखा का, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो आपको उसको उड़ने में और मदद करेगा। इसलिए आपको स्वेटिंग तुरंत जब लाइन कटता है और लाइन आता है तो आप क्यों बोलते हैं ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज अचानक से आपके बॉडी से सारा स्वेट ना पंखा के हवा के कारण उड़ने लगता है। अब जब उड़ने लगता है तो आपको ठंडा फील होता है। क्यों ठंडा फील हो रहा है, क्योंकि जो पानी है आपके बॉडी का टेम्परेचर खींच रहा है और आपको अच्छा फील करवा रहा है। तो ठीक है, तो ये तो पसीने का बात कर दिया मैंने, फिजिक्स वाली बात कर दी, हमने केमिस्ट्री देख लिया, और अब हम इसका बायो वाला पार्ट कर रहे हैं कि ये होम्योस्टैसिस होता है, ये थर्मो रेगुलेशन करता है, बॉडी का टेम्परेचर सेम बना रहा है। करता कौन है, करता है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो यहाँ ब्रेन के बीच में होता है, और आपको हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। और अगर इसको नर्वस सिस्टम से अगर जोड़ के देखें तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ऑब्वियसली ये सब वर्ड आपको लगेगा ये सब क्या बोल रहे हो सर, तो सैया आपने अगर पढ़ा होता ठीक से तो आपको ये सब वर्ड के मतलब पता होते। जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो अगर जिनको पता है वो अपने आप पे ऐसे शाबाशी मारिए, और जिनको नहीं पता है थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए कि आपको सिंपैथेटिक क्या होता है। तो ये आपको इनवॉल्यूंटरी फंक्शन को आपको इवेंचुअली कंट्रोल करा होता है, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको वैसे नर्वस सिस्टम पे वीडियो बनाया हुआ, वो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, आई डोंट थिंक कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें होगा। तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, जो मैंने आपको बताया है वही इसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। Hypothalamus act as a central control center. It regulates the sweating also, but also mechanisms such as vasodilation. Vasodilation क्या होता है, देखो हमारा जो वैस्कुलर वर्ड होता है ना, वो आया होता है कि कैसे आर्टरीज ये सबसे आपको खून आ रहा है जा रहा है, और उसको डायलेट करना मतलब कि उसको चौड़ा करना। अब ये चौड़ा कब होगा, जब आपको ब्लड की जरूरत होगी। कब हो सकता है, आप खतरे में हैं, आपका बॉडी एड्रेनालिन हार्मोन छोड़ा। अब एड्रेनालिन हार्मोन कौन छोड़ा भाई, आप लोग में से कोई कमेंट करके बताओ। अगर लिटरली आपने आंसर दे दिया इसका, तो आप मानना आपका इस बार बीपीएससी हो रहा है, ठीक है। ये तो भाई आपको कमेंट करो भाई, एकदम कमेंट करो, क्योंकि अगर आपको पता है कि एड्रेनालिन कौन क्या नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड छोड़ता है, तो समझ लो कि आपकी पढ़ाई तो एकदम धाकड़ है इस बार, ठीक है। फिर ब्लू स्टोन इज केमिकली, अब देखो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं कि ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, ब्लू विट्रियोल क्या होता है, वाइट विट्रियोल क्या होता है। विट्रियोल वैसे बाय द वे क्या होता है, ये सल्फेट को कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग जब भी विट्रियोल वर्ड यूज कर रहे हैं तो कोई ना कोई सल्फेट देख रहे हैं। तो ब्लू बोल रहे हैं तो शायद कॉपर सल्फेट को बोल रहे हैं, ग्रीन बोल रहे हैं तो शायद आयरन सल्फेट को बोल रहे हैं, व्हाइट बोल रहे हैं तो शायद आपको जिंक सल्फेट को बोल रहे हैं। तो ये सब आइडिया हमें होना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको हमारा ब्लू स्टोन पूछा है, तो ब्लू स्टोन हम लोग बोलते हैं किसको, तो आपको ऑल द ब्लू स्टोन, आपको एक्चुअली में इसको हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आंसर अपना होगा, अच्छा मैंने आयरन पे मार दिया, सॉरी यार, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अच्छा देखो ये सब गलती पे आप लोग को थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कॉपर सल्फेट और मैंने यहाँ पे आयरन सल्फेट पे मार दिया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो मैंने दिखाया है बस उसी को आप सही मान लोगे, बोल रहा हूँ उसको भी सुनते रहना, ठीक है। अब ब्लू स्टोन और ब्लू विट्रियल, यही मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग कहते हैं आपको सल्फेट आयरन, ठीक है। अब ये आपको काम किस चीज में आता है, तो देखो एग्रीकल्चर में, और आपको बेसिकली फंगीसाइड और वेबीसाइड, मतलब होता है जो होता है ना आपको वीड, ये सब और कीट पतंगा, सबको मारने के लिए आपको ये काम आता है। तो फंगीसाइड आपको हो गया, इंडस्ट्रियल यूज में आपको, एग्रीकल्चर में हर्बिसाइड, ये सब में यूज होता है। अब हमको थोड़ा बहुत अलग अलग सल्फेट जो कि हमको इंपॉर्टेंट एग्जाम के वाइज उनके नाम पता होना चाहिए। तो एक तो सबसे ऑब्वियसली हमारा है H2SO4, ये तो पता होना ही चाहिए आपको। ये आपको ब्लू टू पेल टू येलो लिक्विड होता है। कॉपर सल्फेट, ये आपको मैंने बता ही दिया, ये ब्लू होता है। जिंक क्या होता है, व्हाइट होता है। देखो आयरन के दो हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपको फेरस, ये होता है फेरिक। 3 वाले को फेरिक बोलते हैं और 2 वाले को फेरस बोलते हैं। तो जो 2 वाला है ये ग्रीनिश है और जो 3 वाला है वो आपको येलोइश है। तो ये आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्क्स यहाँ पे अननेसेसरी लूज हो सकता है। अब Na2SO4 ये आपको क्यों किया ये, क्योंकि आपको ऑप्शन में हमारा सोडियम सल्फेट दिया हुआ था, इसीलिए इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगले बार क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो ये आपको क्या होता है, ये वही व्हाइट क्रिस्टलाइन, मेन आपको डिटर्जेंट टेक्सटाइल्स में यूज होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, तो एक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ग्लोबल सॉल्ट, तो ये आपको आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल सॉल्ट क्या है। तो जब हमारा Na2, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आता, इस बार आपको ऑप्शन में दे दिया था Na2SO4, अगले बार मान लो, अगले बार एज लाइक मान लो 70, 71, 72 जो भी आपको बीपीएससी या कोई भी आपको यूपीपीएससी कोई भी, वो आपको क्या करेगा, अच्छा Na2SO4 को और बेटर कैसे बना सकता है, तो चलो ग्लोबल सॉल्ट के नाम से एक क्वेश्चन दे दे, ठीक है। और वहां पे हमारा चीज गलत हो जाएगा, जबकि हमने ये पता होना था, ठीक है। निकल सल्फेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ था इसलिए मैंने दे दिया, अदरवाइज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इसको आप काट सकते हो क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ग्लोबल सॉल्ट को जरूर पता रखिएगा। तो इसमें 10H2O होता है, ये पता याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील, देखिए मैं इस पर ऑलरेडी आपको अच्छा खासा कहानी दे चुका हूँ, अगर आप लोग सुने तो थोड़ा कमेंट करिए। देखिए आगे तो आंसर मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन अगर आप लोग ईमानदार हैं तो थोड़ा सा कमेंट करिए। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, तब तक मैं पानी ले लूँ। पानी वैसे मेरे पास बचा है नहीं यार, देखो यार पानी लाया नहीं मैं, तो प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अरे क्या कबीर जी का दोहा है, प्यासे को पानी पिलाया नहीं। अब अगर किसी को याद है तो वो भी लिख दो भाई नीचे, देखते किसी को भी ये याद है कि नहीं है। अब अमृत पिलाने से क्या फायदा, ऐसे कुछ था यार, आई डोंट नो, मैं भूल गया। बड़ा अच्छा है वो, एक ही घूट था यार, ये तो काफी कम पड़ गया। हाँ चलो, स्टेनलेस स्टील तो आयरन निकल होगा क्या, हो सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि हमने निकल की कुछ बातें की थी। आयरन क्रोमियम होगा, हाँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। कॉपर एंड क्रोमियम, नहीं भाई कॉपर कहाँ से, आयरन जिंक नहीं, तो बताओ स्टेनलेस स्टील मैंने आपको क्या बोला था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ही था क्रोमियम 10.5% से ऊपर होना चाहिए। आप लोग बताइए कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया, अगर ईमानदारी से बताइए, गलत का अगर है तो फिर भी लिख दीजिए कि सर मैंने गलत लिखा था, ठीक है। अगर लेकिन किसी ने भी ये सही बता दिया है तो ये जान लीजिए कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल किसी भी क्लास में, मेरे क्लास में हो या किसी और के क्लास में, एकदम धाकड़ है। और अगर धाकड़ है तो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर पावर दैट वी हैव। अगर वो हम बना के रखें, आप सोचिए ना यार, आपको जो मान लीजिए हमारे देश के कोई बड़े आदमी का नाम लीजिए, अब्दुल कलाम, ठीक है, या कोई भी साइंटिस्ट का नाम ले लीजिए, या जिसको बाहर हम लोग जानते हैं एलन मस्क, बिल गेट्स, उनमें और मेरे में क्या फर्क है, दे हैव अ मच बेटर कॉन्सेंट्रेशन देन मी। वो इतना फोकस कर सकते हैं चीज़ों पे, इतना अपने दिमागों को अलग कर सकते हैं अलग चीज़ों से, जो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हर वो आदमी जो अपने सेक्टर में ऊपर पहुंचा हुआ है ना, उसकी कंसंट्रेशन लेवल एकदम सटीक है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेट करिएगा अपने आप को जिन्होंने इसका आंसर दिया, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता है मैं फिर से बताऊंगा इस पर कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को चलो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ फिर से, बिकॉज यहाँ पे हमें इसके लिए हरा ले लूँ, ठीक है। स्टील जो होता है वो आयरन एंड कार्बन का
एलॉय होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको जो बताया था मैंने, क्या बताया था कि इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो आपको याद रखना है कि 2.1% से हमारा ऊपर ना जाए। अब इसको 0.2 मत बोल देना भाई, ये 0.02 है, ठीक है, याद है 0.02 से 2.1, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। इसको अभी हम लोग स्टेनलेस स्टील नहीं कह रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब वही सब क्वालिटी दी है, इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। अब स्टेनलेस स्टील कैसे बनेगा, तो इसमें हम लोग क्रोमियम डालेंगे 10.5% से ऊपर, तो वो क्रोमियम बन जाएगा। अब यही आयरन में अगर हम लोग 2% से ऊपर अगर हम लोग डाल दें क्या, कार्बन को, अभी हम लोग स्टील में कितना डाल रहे थे, 0.02 से 2.1% के बीच में, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 से 4 के बीच की बातें कर रहे हैं, तो वो आपको स्टील नहीं रहेगा, वो कास्ट आयरन बन जाएगा, ठीक है। तो यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, तो ये आप याद रखिएगा। आयरन, अच्छा आयरन इज, ये मैंने आपको बता ही दिया कि आयरन इज मोस्ट अबंडेंट मेटल। देखिए मैंने एलिमेंट जैसे बोलता मैं, मेरा गेम बच जाता, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट बोला, ठीक है, एलिमेंट बोल रहा हूँ, मेटल बोला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपको वर्ड सब पे ध्यान देना है, ठीक है। ये कैसे हो गया, जबकि हमारे क्रस्ट में तो ये 4th पोजीशन पे आता है एज अ एलिमेंट, एज अ मेटल किस पोजीशन पे आता है, 2nd आफ्टर एल्यूमिनियम। एलिमेंट 4th पे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, अब यहाँ पे आयरन आता है, इसीलिए 4th पे आता है। तो ये सब पता, तो फिर भी हमारा मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कोर है अर्थ का वो आपको एकदम आयरन से भरा हुआ है। तो यहाँ पे अर्थ में वो आपको क्रस्ट के भी आयरन आ जाएंगे और कोर के भी आ जाएंगे, तो दोनों जुट के बहुत बड़ा हो गया। तो ये आपको यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। स्मेल्टिंग आपको क्या होता है, ये प्रोसेस क्योंकि क्वेश्चन आते रहता है, तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि स्मेल्टिंग क्या होता है, कि ये सिर्फ मेटलर्जिकल प्रोसेस में होता है, याद रखिएगा। आपको क्या, जो ओर्स होता है, ओर्स क्या होता है कि समझिए, अभी आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट टेक्निकल मीनिंग नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि समझिए पत्थर है, ठीक है, पत्थर में से मेटल को कैसे निकाले, उस प्रोसेस को हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं, कि मेटलर्जिकल प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द मोर रिफाइंड एंड यूजेबल फॉर्म, ठीक है। अब बोलिएगा कि क्यों हम लोग निकाल रहे हैं उसमें से, देखिए जो ओर होता है वो पत्थर है, उसमें आपको आयरन भी है, कंकड़ भी है, अलग कुछ मिनरल भी है, तो वो सब मिल के इवेंचुअली क्या आता है कि अब उसी को हम लोग आयरन के रिफाइनरी प्रोसेस में डाल देंगे, तो अलग अलग मिनरल भी इसको घिच बना देगा, तो फिर हम लोग उसको साफ नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए हम लोग इसको स्मेल्ट करते हैं, ताकि हम लोग को सिर्फ प्योर आयरन मिलना शुरू करे। आपसे पूछा जाए कि बताओ सोनू कि आयरन का ओर का नाम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। बताओ आप लोग में से कितने लोगों को पता है, अगर पता है तो लिखो कमेंट में, लिखो कमेंट में आप लोग, अगर एक भी पता है तो लिखो, एक तो पता ही होगा यार, इतना तो अगर नहीं पता तो क्या ही बोला जाए। हेमेटाइट, ठीक है। दूसरा बताओ साइडेराइट है क्या, या बताओ आपको मैग्नेटाइट है क्या। यार मुझे पता है, मैं अपने लिखने के आगे आ गया हूँ, लेकिन क्या करूँ यार। हेमेटाइट, साइडेराइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, तो ये सब सबसे अच्छा ओर कौन है, तो हेमेटाइट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते रहता है। वैसे ही आपको एल्यूमिनियम के भी ओर का नाम पता होना चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम का, ये सब देखिए आते रहता है, वही से बता रहा हूँ मैं। बॉक्साइट, फिर आपको कोरोंडम, फिर आपको एक और होता है यार, क्यों एक और होता है, याद नहीं आ रहा अभी, दो तो ये इतना होता ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ये 4 हो गया, वैसे ही आपको एल्यूमिनियम का बता दिया मैंने। वैसे आपको कुछ कुछ जैसे आप लोग बताओ, किसमें आप में से कितने को बताया सिन्नाबार किसका है, सिन्नाबार किसका है, अगर पता है तो बताइए कमेंट करिए। वैसे हम लोग इसको आगे कवर कर लेंगे, घबराइए मत, क्योंकि क्वेश्चन है मुझे पता है, ठीक है। तो आई होप हमने आयरन और स्टील को अच्छे से कवर कर लिया है, और ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, तो आई डोंट थिंक फिर से मैं रिपीट करूंगा। हाँ, ये पता होना चाहिए कि आपको, ऑल्दो मैंने बताया ही है कि सिर्फ क्रोमियम और निकल तक हम लोग आपको अलॉय नहीं रुक रहा है, यहाँ पे और भी चीज़ होता है, जैसे आपको कहाँ गया, मॉलिब्डेनम भी मिला सकते हैं, सिलिकॉन भी मिला सकते हैं, आपको कॉपर भी मिला सकते हैं, लेकिन उसके नाम आपको अलग अलग होते जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये लाइन इसलिए दे दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज ना कर जाए कि बस यही सब मिला सकते हैं और कुछ नहीं मिला सकते, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, ये हार्डनेस देता है, ये कवरिंग देता है, ये भी कवरिंग देता है, लेकिन ये आपको नॉन मैग्नेटिक क्वालिटी भी देता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये भी आपके लिए मैंने बना के लाया हूँ, जैसे ऑल्दो मैंने आपको बता दिया है कि पिग आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, रॉट आयरन क्या होता है, तो ये आप एक बार रीड कर लेना, क्योंकि कभी दे सकता है कि
जो पिग आयरन है ये परसेंटेज इतना होता है, और जैसे मैंने बताया कि ये आपको फर्नेस में जो आपको स्लैग के ऊपर तैर रहा होता है वो आपको हमारा क्या होता है, वो आपको पिग आयरन होता है। अब रॉट आयरन क्या होता है, तो ये आपको वेरी लो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितना, तो 0.1% से भी कम, ठीक है। तो ये रॉट आयरन है, हिस्टोरिकली इसको सबसे प्योर आयरन माना जाता था। अब रॉट का मतलब होता है कि इसको इस पे और काम करना होता है, तो और क्या काम कर रहे हैं हम लोग, वही कुछ कुछ इम्प्योरिटीज को हटा के इसको हम लोग रॉट आयरन बनाते हैं, ठीक है। अब कास्ट आयरन मैंने आपको बताया कि ये 2% से ऊपर होना चाहिए, तो हाँ 2 से 4% कार्बन। तो अब वहां पे अब ये मत सोच लेना 2 से 4% क्रोमियम, नहीं भाई कार्बन, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये कास्टिंग में हेल्प करेगा। फिर स्टील मैंने आपको डिस्कस कर लिया, तो ये बताऊंगा नहीं मैं। स्टेनलेस भी कर लिया, एलॉय स्टील भी कर लिया। एलॉय स्टील क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें अलग अलग और भी एलिमेंट को मिलाना शुरू कर दिए, तो इसको एलॉय स्टील बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये तो मैं आपके लिए लिख के लाया हूं मैं, कि आप कंफ्यूजन कुछ ना बचे, ये सब जनरली आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो ये मैं आपको बना कि कास्ट आयरन और आपको स्टेनलेस स्टील में अंतर क्या होता है, और फिर आपको स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फर्क होता है, तो इसको आप जरूर एक बार रीड करें। ये आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से बता देगा कि फिर उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। कास्ट आयरन एक्सेस जो कास्टेबिलिटी आता है वो क्यों आ रहा है, वो कार्बन का जो एक्स्ट्रा परसेंटेज हम लोग ले रहे हैं 2 से ऊपर जो बढ़ते जा रहे हैं, वो इसको एक्स्ट्रा इट इज कास्टेबिलिटी देता है, ठीक है। एंड द सिलिकॉन भी जो रहता है वो भी इसको हेल्प करता है कास्टेबिलिटी में, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने आपको, ये ऑल द केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन ये फिजिक्स में आ सकता है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड था इसलिए मैंने इसको भी कवर कर लिया। ये बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन है, ये मैंने प्रॉब्ली एक रिलायंस की कोई वेबसाइट थी जिसमें मुझे बहुत अच्छा, ऑब्वियसली रिलायंस, आपको लगा कि मैं रिलायंस का वेबसाइट से क्यों ले रहा हूँ, लेकिन रिलायंस फाउंड्री मुझे लगता है वो लोग यही काम करते हैं, तो उन्होंने ये डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन प्यारा डेफिनेशन दिया होता है, इसलिए मैंने उसको पिकअप किया। तो एक बार हम लोग जरूर रिपीट कर लेते हैं कि हार्डनेस होता क्या, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टू द अब्रेजन एंड इंडेंटेशन, मतलब कि ये जो रिमोट है इस पर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ये मेरा नाखून इसको गरा नहीं रहा है, वही मैंने अगर फल पे किया होता तो उस पर एक धारी पड़ जाता। तो ये क्या है, हार्ड है कंपेयर टू फल, ठीक है। टफनेस, ये क्या होता है कि तुम कितना ज्यादा मुक्का सह सकते हो, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो अगर मैं इस रिमोट को एक मुक्का मारूं तो ये टूट जाएगा, लेकिन वही अगर लोहे को मारूंगा तो वो टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। दैट इज लोहे के पास एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। डक्टिलिटी मतलब आपको कितना ज्यादा वो लंबा हो सकता है आपको विदाउट फ्रैक्चर। ये लाइन कहीं नहीं लिखा रहता है, बहुत प्यारा लाइन था कि आपको लंबा हो सके, और पॉलीथीन भी हो जाएगा, लेकिन पॉलीथीन आपको एक समय के बाद आपको, ऑल्दो वो इलास्टिक क्वालिटी है, लेकिन मान लो कोई दूसरा चीज, जैसे मान लो पेड़ का तना है, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे खींच रहे हैं तो वो आपको एक समय के बाद फ्रैक्चर करने लगेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी, तो ये क्या होता है, एबिलिटी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप, कि हम वो अपना बचपन में खेलते थे ना ऐसे रबर खींच के, तो क्या होता था कि रबर ऐसे खींचे और फिर वो अपने जगह में पहुंच गया, तो वो इलास्टिक था, ठीक है। तो ये बोलता है विदाउट बीइंग डिफॉर्म, ये वर्ड याद रखिएगा। अब हमने कोई एग्जांपल, जैसे मान लो आइसक्रीम है, आइसक्रीम पे ऐसे एक बार मुक्का मारे, ठीक है, अब वो जो शेप था उसका बदल गया, ठीक है, तो वो इलास्टिक हुआ क्या, नहीं, तो डिफॉर्म एक बार हुआ लेकिन फिर से अपने जगह पे नहीं आ पाया, तो इलास्टिक नहीं है। मैलिएबिलिटी क्या है, तो ये वर्ड याद रखो, कंप्रेशन। यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, आपको डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी में क्या है कि हम लोग जैसे मान लो कोई चीज को पीटते हैं ऐसे ऐसे, तो वो क्या कर रहे हैं, उस पर कंप्रेसिव फोर्स डाल रहे हैं ना, तो इसीलिए कंप्रेशन के अंदर वो अपने आप को रप्चर ना कर पाए, तो इसको कंप्रेशन कहते हैं। टेंसाइल क्या, जब लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, कि आप चीजों को जब ऐसे खींच रहे हो तो उस पर ऐसे फोर्स तो नहीं लग रहा है ना, और अब कोई ऐसे कोहनी से मार दे तो वो आपको लॉन्गिट्यूडनल नहीं हुआ, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल इसको कहते हैं। तो वैसे में वो कितना ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ उसको सहने का, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हुआ। फटीग क्या हुआ कि आपको बार बार एक हाईएस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेस दिया जा रहा है, मतलब कि मान लो आप देखते हो ना कि अरे टेबल मजबूत है कि नहीं है, तो उस पर ऐसे कूद कूद के देखते हो, ठीक है। अब इवेंचुअली वो मान लो टेबल पे बार बार किए जा रहे हो, स्टिल वो नहीं टूट रहा, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस दिए जा रहे हैं उस पर हम लोग, एंड स्टिल नहीं टूट रहा, तो वो आपका फटीग उसका काफी अच्छा है। तो ये सब देखिए फिजिक्स का पार्ट है, ये कभी भी आ सकता है ये सब डेफिनेशन, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स। इट इज क्या, ये बहुत, ये तो इतना रिपीट होता है कहने का नहीं, ठीक है।
अब पहले तो चलो स्लेक्ट लाइम, इसको कैसे याद रखेंगे, ये आंसर नहीं है, लेकिन ये इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये बहुत लोग कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम में कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो अपना क्विक लाइम क्या होगा, CaO। क्यों CaO होगा, आप देखो CaOH2 के कंपेयर में ये क्विकली खत्म हो गया, ये CaO 3 ही लेटर में खत्म हो गया, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, कि क्विक लाइम क्या होगा, CaO हो जाएगा। और स्लेक्ट लाइम को CaOH2 के बदले, जैसे आप देखो स्लेक्ट लाइम को मैं विजुअलाइज ऐसे करता हूँ कि ये एक शेक है, मिल्क शेक होता है ना, शेक है, ठीक है। अब ये अगर शेक बोल रहा हूं मैं, तो पक्का इसके अंदर पानी होगा। अब देखो OH2 आपको काइंड ऑफ पानी टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा, Ca, ऑल्दो ये पानी का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये पानी टाइप का, मतलब कि स्लेक्ट लाइम में पानी वाला पार्ट आएगा, मतलब कि आपको ये मिल्क शेक टाइप वाला पार्ट है, जिसमें कि नाम भी दिख रहा है, शेक टाइप का नाम है इसका, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपका नहीं होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, चूना, ये CaCO3 होता है। कैल्शियम ऑक्साइड यही होता है आपको क्विक लाइम, ठीक है। जिप्सम क्या होता है, ये हमारा आंसर है इसका प्लास्टर, ऑल्दो एग्जैक्टली आंसर नहीं है। आपको जिप्सम का फॉर्मूला होता है आपको CaSO4.2H2O, और आपको जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपको वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब कि CaSO4.5H2O, ठीक है। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको ऐसे ही बोल सकता है कि 2CaSO4.H2O, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्विक सेटिंग जिप्सम प्लास्टर। अब अरे इसका आंसर तो मैंने डिस्कस किया नहीं, तो आंसर अपना इवेंचुअली क्या होगा, जिप्सम। जिप्सम क्यों होगा बताओ, क्योंकि इवेंचुअली ये होता नहीं है जिप्सम, लेकिन ये जिप्सम का एक टाइप होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब अगर आपसे एकदम स्ट्रिक्टली पूछा जाता है, एकदम स्ट्रिक्टली, तो शायद ये आंसर नहीं होता, लेकिन जो जिप्सम होता है उसका भी तो फॉर्मूला यही है ना यार, CaSO4, ठीक है। और ये भी वही है, बस वाटर का जो मॉलिक्यूल है दोनों में चेंज कर रहा है, तो इसलिए आपको ये चीज आंसर होगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया क्विक सेटिंग जिप्सम, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये मैंने आपको यहाँ पर अंतर दिखा दिया है, तो दोनों अगर ऑप्शन आए तो आपको अंतर पता होना चाहिए। अच्छा, ये से ये कैसे पहुंच गया है, तो देखो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कट जाएगा, यहाँ CaSO4 और ये डॉट तो वही कर रहे हैं ना यहाँ पे, CaSO4.H2O, यहाँ हाफ की जगह ये हो गया। तो ये याद रखिएगा कि नाम इसका क्या एग्जैक्टली, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हेमीहाइड्रेट। अब जिप्सम इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, ये मतलब कि 0.2H2O है, ठीक है। एंड इसको वही गर्म करेगा, फिर वही आपको हेमीहाइड्रेट बनाएगा, यही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया इसका असल में फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एकदम पता होना चाहिए आपको, ऐसा ना हो कि वहां पे जिप्सम दे दे और ये भी दिया हुआ हो, और फिर वहां पे अगर जिप्सम आप मारिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम क्या है ये हमने देख ही लिया। डाइहाइड्रेट इसको क्यों बोल रहे हैं, 2H2O, ठीक है, डबल हाइड्रेट, किसके, तो इसके अराउंड। यही अगर हम लोग 1/2 कर दिए तो ये क्या बन गया आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। और ये आपको मैंने मेन चीज लिया जो हम लोग डिस्कस किए हैं, उसका यूज हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन ही था, ठीक है। फिर स्लेक्ट लाइम, ये अपना कौन शेक वाला लाइम है, तो ये आपको किस चीज में यूज हो रहा है, पहले तो ये फॉर्मूला देख लीजिए कि ये होता है। तो अगेन ये बिल्डिंग मटेरियल में, मोटार और प्लास्टर में यूज होता है, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, तो मोटार मेन आपको याद रखना है, फूड इंडस्ट्री याद रखना है। और मेन तो आपको जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सबका नाम और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जरूर पता होना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो ये Mg वाला होता है, तो ये MgAH2, ये आपको एंटी एसिड की तरह, मतलब पेट में एसिडिटी है और फिर हमको यूज करना है तो MgAOH2 यूज होता है, और एज ए लैक्सेटिव भी यूज होता है। तो ये आपको बहुत स्पेशल फीचर है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर ये बेकिंग सोडा, ये तो बिना ब्रेड इसके बनेगा नहीं। अब ये बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि Na2CO3 बेकिंग सोडा है या NaHCO3 बेकिंग सोडा है। तो आप देखो बेकिंग क्या होता है, बेक में आप केक बेक करते हो ना, केक बेक करते हो। केक कब बेक करते हो, जब बर्थडे पार्टी होता है। अब बर्थडे पार्टी है तो उसमें आप नाच गाना तो होगा ही, नाची है ना यहाँ पे NaH, ठीक है। तो ऐसे याद देखो, ऑब्वियसली लॉजिकल चीज थोड़े है, लेकिन ऐसी चीजें याद रहती है जहाँ पे
एकदम इजी क्वेश्चन, जो हमसे गलती हो सकता था वो गलती हमसे ना हो, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, तो ये आपको यूज़ करते हैं हम लोग KMnO4, ये यूज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है, कि जो गंदगी है माइक्रोब्स है उसको मारने में हम लोग उसको माइक्रोब्स को मारने में हेल्प करता है, इम्प्योरिटीज हटाता है। तो फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए और काम पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी वही करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, वो भी था पिछले वाला भी। और आपको फिर आपको ये डिसइंफेक्टेंट और ब्लीच में यूज़ होता है, अमोनियम नाइट्रेट ये बॉम्ब वॉम्ब में यूज़ होता है, तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, तो एक्सप्लोजिव में होता है। तो ये आपको कुछ बेसिक्स मैंने आपको डेटा दिया है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि ये सब किस किस काम के आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो सेम क्वेश्चन, देखो ये बात समझ रहे हो ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से BPSC को कितना पे आ रहा है। तो आप लोग बताओ, इसमें आंसर दो, कमेंट करो आप लोग। यार कमेंट तो आप लोग करते हो नहीं यार, मैं हमेशा कमेंट लिखते रहता हूँ, आप लोग एक भी आंसर सॉल्व करते नहीं हो, खाली ABC लिखना होता है यार, उतना तो लिख ही सकते हो। चलो आंसर दो इसका। हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड। देखो देखो अच्छा, जनरली देता नहीं इतना टिपिकल, मान लो क्वेश्चन दे दे कि पैराफिन्स क्या होता है, ऑलेफिन्स क्या होता है, ये सब भी पता होना चाहिए। तो डबल वाला ये है, सिंगल वाला ये है, ठीक है। तो ये मतलब ये उसका दूसरा नाम से ही पता होना चाहिए, जनरल नाम होता है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन क्या, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो देखो हाइड्रो मतलब कुछ ना कुछ हाइड्रोजन से लग रहा है, कार्बन मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसमें C और H बहुत हो, तो वो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बहुत वर्ड यूज किया बोला, क्योंकि बहुत लोग क्या सोच लेंगे इसमें बस C और H ही होता है, ऐसा नहीं है, और भी चीज हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो होना ही है, ये नहीं है तब हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या होता है, जैसे C अब एक कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो ये अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे H हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको कहते हैं इथीन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है क्या, हाँ एल्केन, एल्कीन। अच्छा मैंने क्या नाम है, एल्कीन यहाँ पे मतलब जनरल नाम हो गया, ठीक है ना। फिर अल्काइन इसका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसी के अंदर आपको अलग अलग कार्बन के आपको अलग अलग नाम आते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर आयनिक बॉन्ड, ये तो रिडिकुलस क्वेश्चन था, तो ये आपको पता हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये आपको सिंगल बॉन्ड। द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको BPSC के लिए, आते ही रहता है आपको ये सब, ठीक है। ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, ये आपको पता। अब क्वेश्चन वहां पे ऐसे दे देगा कि एसिटिक एसिड है क्या है, वहां पे आपको विनेगर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे विनेगर दिया हुआ है तो आपको एसिटिक एसिड आपको बताना पड़ेगा। तो कैसे भी आ सकता है, इसको क्या कहते हैं, तो मिथनॉल को आपको बेसिकली मिथेन से जो आपको अल्कोहल बने उसको मिथनॉल कहते हैं। ये हम लोग पीते हैं दारू में, कि ये पीते हैं हम लोग इथेनॉल को पीते हैं। हमारा सैनिटाइजर में भी इथेनॉल था, हमारे आपको जो जनरली हम लोग फूड प्रिजर्वेशन करते हैं उसमें भी इथेनॉल यूज करते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड हमने बता ही दिया कि विनेगर होता है। इथाइल एसिटेट हम लोग यूज करते हैं आपको नेल पॉलिश में। कैसे, क्यों यूज होता है नेल पॉलिश में, कि एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस ये काफी है कि इतना पता हो, उससे ज्यादा आपको पता नहीं होना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये आपको बहुत लोग, हमेशा नहीं लेकिन जो नकली दारू का आप नाम सुनते हैं ना, उसमें ये भी होता है, ये आंख को खराब कर देता है, लिवर को खराब कर देता है, तो ये सब पता होना चाहिए। लेकिन हमेशा ये यूज नहीं होता, तो ये भी आप दिमाग में लगा लीजिएगा। मेथनॉल, इसको वुड अल्कोहल भी कहते हैं, क्यों भाई, क्योंकि सड़े हुए वुड को हम लोग उससे निकालते हैं अल्कोहल, तो उसको इसीलिए ट्रेडिशनली इसका नाम वुड अल्कोहल पड़ गया, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो फॉर्माल्डिहाइड मेन इसमें यूज होता है कि इसको बनाने के लिए, और बहुत सारा यूज है, लेकिन ये वाला यूज हमको याद रखना है। इथाइल अल्कोहल मैंने बता दिया, जो हम लोग दारू पीते हैं, मतलब मैं नहीं पीता हूँ यार, आपको उसको हम लोग इथाइल अल्कोहल, अच्छा इसलिए मैंने दोनों नाम दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल भी इथेनॉल भी, दोनों से कंफ्यूज मत करिएगा, नहीं तो वहां पे आपके साथ हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। फिर आपको इथाइल एसिड मैंने आपको दे दिया कि परफ्यूम में, नेल पॉलिश में, तो इसमें यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, अगेन देखो कितना बार रिपीट होता है यार ये क्वेश्चन, वही अब भी तुम्हें बोला था कि वहां देखना उल्टा दे देगा, और मुझे लगता है पीछे नहीं, यही क्वेश्चन था शायद, जो भी, ये अपना आंसर हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। अब ऑक्सैलिक किस में मिलता है, साइट्रिक, साइट्रिक किस में मिलता है आपको, फ्रूट्स में मिलता है, खासकर सिट्रस फ्रूट में।
और आपको हाइड्रोक्लोरिक आपको हमारे स्टमक में मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमारे पेट में कौन सा मिलता है, आपको टमाटर में कौन सा मिलता है ये बताइए। चलिए वो आपको हिंट अगर थोड़ा सा पिक कर सकते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में मिलता है, ये याद रखिएगा। वहाँ पे H2SO4 या मतलब सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड मार के मत आ जाइएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने अपने लिस्ट बना के है, बहुत ये सब बहुत प्यारा लिस्ट है यार, काश मेरे ज़माने में मुझे कोई ऐसा दिया होता। विनेगर क्या कहता है, एसिटिक, ऑरेंज, सिट्रिक, टैमरिंड, टार्टरिक, टोमेटो, ऑक्सैलिक जो मैंने आपसे अभी पूछा था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, साइट्रिक, ये रिपीट है क्या यार, अच्छा हाँ रिपीट हो गया, सबसे बड़ा साइट्रिक फ्रूट और साइट्रिक एसिड लिख दिया हूँ, कर्ड, लैक्टिक, फॉर्मिक, एंट, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि जो चींटी काटता है वो आपको उसमें एसिड कौन था, उसको मैं ऐसे याद रखता हूँ कि जब चींटी हम लोग को काटता है तो देखते नहीं वहाँ पे चीज़ें फूल जाती हैं, तो हमारा जो स्किन है डीफॉर्म हो जाता है, इसमें फॉर्म है इसीलिए फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे याद रखते हो तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक है, ये सब आपको आता है, और सब तो इजी है ही, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। जैसे टोमेटो को मैं ऐसे याद रखता था, टोमेटो में 2 गो ओ है, तो भाई ये और नहीं तो ऑक्सैलिक ही होगा, ठीक है। तो ये मतलब ये सब तरीका है। अब आपको अगर सही लगता है, जैसे टैमरिंड तो इजी था, टार्टरिक टैमरिंड, ये तो कोई डिफिकल्टी नहीं था, विनेगर हमको पता हो ही गया है और तो कोई ट्रिक चाहिए नहीं, कर्ड आपको लैक्टिक एसिड, तो अब जो कर्ड का मेरे पास जो ट्रिक है वो मैं दे नहीं सकता हूँ, चलो ठीक है। लैक्टिक एसिड अब वही योगर्ट हो गया, फॉस्फोरिक एसिड भी आपको यूज़ होता है किसमें, कुछ ड्रिंक्स विंक्स में यूज़ होता है, ये टैंजी कलर बोल रहा हूँ, फ्लेवर देता है। मैलिक एसिड आपको फ्रूट्स में मिलता है, ठीक है, टेस्ट और बेवरेजेस और कैंडीज को मतलब कि हेल्प करता है एक पर्टिकुलर टाइप का टेस्ट, यार मेरे दिमाग में कलर आ गया, स्मेल आ गया, लेकिन टेस्ट वर्ड नहीं आ रहा था, टेस्ट देने में, ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड ये हमारा विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी को हम लोग स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। टार्टरिक हमने देखा था टैमरिंड वाला बात, तो ये अपना हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड आपको ये आपको जो कार का बैटरी होता है ना उसमें ये आइडेंटिफाई होता है, तो ये याद रखिएगा, वहाँ पे HCl HNO3 नहीं डालना है, ठीक है। और ये बताओ कि HCl HNO3 बोला हूँ तो मैं दिमाग में मेरे एक वर्ड आ गया एक्वारीजिया, तो एक्वारीजिया क्या होता है, तो वो आपको HNO3 डॉट 3 नीचे लिखो यार, रुक जाओ, HNO3:3HCl, ये कॉम्बिनेशन का हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो इसको एक्वारीजिया कहते हैं, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है जो कि इवेंचुअली गोल्ड और प्लैटिनम को साफ करने में हेल्प करता है, तो ये भी क्वेश्चन आते रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेंजोइक एसिड अगेन वही आपको प्रिजर्वेटिव में आपको काम आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एसिटिक एसिड हमने देख लिया तो फिर रिपीट नहीं करना है। हाँ, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, सॉर्बिक एसिड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। HCl ये मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट वही एक्वारीजिया वाला पॉइंट लिख दिया होगा, हाँ एक्वारीजिया वाला यहाँ पे है। ये फिर आपको बॉडी का पेट में प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा आपको सेल प्रोड्यूस करता है, तो ऑक्सेंटिक सेल्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑक्सेंटिक सेल या पेट या ये वाला चीज़, साइट्रिक हमने कर लिया तो ये फिर से नहीं करना। द एसिड यूज इन कार बैटरी, ये देखिए अभी आपको मैंने पूछा था, मुझे नहीं लगा था कि ये क्वेश्चन इतना जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। तो कार बैटरी में हमारा यूज होता है H2SO4, वहाँ पे याद रखिएगा ना HCl यूज होता है ना HNO3 यूज होता है, क्योंकि ये सब ऑप्शन में दिए रहेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली ये तो महा फालतू ऑप्शन था, क्यों, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड आपको इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज नहीं होगा, ये आपको नहीं यूज होता है, ये भी नहीं यूज होता है, ये हमारा यूज होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड लेकिन आता किस काम के लिए, तो नाइट्रिक एसिड आपको फर्टिलाइजर में एक्सप्लोसिव, जहां भी आपको एन वर्ड है ना उसको एक्सप्लोसिव से जरूर जोर के देखना, इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, आपको नाइट्रेट ये सब पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये सब आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव में यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव आपको हमेशा याद रखना जब भी हमारे पास ना एन वाला वर्ड आए, ठीक है। नाइट्रेट जैसे यहाँ पे आपको आ गया, ठीक है। फिर आपको सल्फ्यूरिक मैंने आपको बता दिया, और ये बनता कैसे, तो सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है, और ये वाला बात हमारा हो गया कि सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है, ठीक है। और लेड एसिड बैटरीज में होता है। फिर आपको एसिडिक हमने कवर कर लिया है कि एसिडिक एसिड आपको विनेगार होता है, और वो
टेस्ट को बेसिकली इन्हांस करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग कर लिए हैं कि कोरेसिव है, और इवेंचुअली वो एक्वा रिजिया वाले मेन बात है कि उसमें यूज़ होता है, और पेट वाला बात दो यूज़ है। ये दो HCl का हमें पता होना चाहिए। द गैस दैट कम्स आउट ऑन द ओपनिंग ऑफ अ बोतल ऑफ द सोडा, ये ऑब्वियसली हमें बचपन से पता है, तो इसमें कुछ सोचना है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन आपको याद है किस साइंटिस्ट ने किया था, थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो ये केव वाला बात मैंने बोला था, तो ये कैवेंडिश हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन कौन किए थे, तो रदरफोर्ड किए थे। और आपको सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमने पढ़ा ही नहीं और ना जानना भी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड से आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा H2SO4 जो बनता है वो आपको सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। नाइट्रोजन आपको लगभग 78% होता है अर्थ में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। पूरे गैलेक्सी में आपको सबसे ज़्यादा आपको जो गैस है वो हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपको, और कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ, हाँ, ये फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। तो देखो ये सब कुछ कुछ कॉमन यूज़ है जो कि हमें पता होना चाहिए कि ये इन खुद जलता है। ये आपको जो अपना चिप्स का पैकेट होता है ना, उसमें नाइट्रोजन को डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि आपको ये ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से रोकता है। तो अगर ऑक्सीजन उसमें जाएगा तो आपका जो खाना है, चिप्स है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, उसका स्वाद खराब हो जाएगा, तो ये रोकता है, ठीक है। फिर आपको सल्फर डाइऑक्साइड, आपको रेन एसिड आपको इससे होता है, मतलब कि SO2 से प्लस NOx। एक्स क्यों लिखता हूँ, क्योंकि वो NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, N2O भी हो सकता है, तो अलग अलग फॉर्म हो सकता है। तो ये आपको NOx यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। फिर तो ये रेन एसिड के लिए होता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी इसके बारे में, और इससे बियॉन्ड आएगा नहीं, ठीक है। सोडा हो गया, फिर ये हो गया। अच्छा, ये फिज होता क्यों है, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग जब बोतल का ढक्कन मारे थे तो उसको एक बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में हम लोग डाले हुए हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ को जैसे बॉल जो होता है ना, प्लास्टिक बॉल, आपको पानी में डालना होता है तो पानी के अंदर जाता है क्या, नहीं जाता है, लेकिन आप मुट्ठी से उसको दबा देते हो अंदर, समझिए। बस वैसे ही अपना यहाँ पे बॉल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम लोग पूरा पानी के नीचे दबा दिए हैं और फिर उसको वो ढक्कन से बंद कर दिया। लेकिन जैसे ढक्कन खोलते हैं तो वही वो जो दबा वाला प्रेशर था वो निकलता है, तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो रिलीज होता है, तो वही अपना फिज वाली बातें यहाँ पे होती है, ठीक है। हाइड्रोजन का मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दे दिया कि आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कि आजकल बहुत नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें इसका यूज़ होता है। फिर आपको सन का जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो हाइड्रोजन से हो रहा है। फिर आपको अमोनिया में आपको हेबर प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर आपको हाइड्रोजन यूज़ फ्यूल सेल्स मैंने आपको डिस्कस कर लिया, ये पेट्रोलियम में मतलब यूज़ होता है। फिर आपको रिडक्शन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नाइट्रोजन मैंने फूड इंडस्ट्री डिस्कस कर लिया। फिर क्रायो प्रिजर्वेटिव, मतलब कि कोई चीज़ को ठंडा, कभी भी आपको वर्ड आए क्रायोजेनिक या क्रायो प्लास्टिक, कुछ भी क्रायो वर्ड आए तो समझ लेना ठंडा बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको आता है सल्फर डाइऑक्साइड, भाई आपको सल्फ्यूरिक एसिड, रेन वाला मैंने आपको पॉल्यूशन वाला बताया, आपको ये ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब देखिए जो जो रेड किया हुआ हो वो आपको चीज़ें याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज मिनरल, अब देखो मिनरल क्या होता है कि इस पहले मैं समझा दे रहा हूँ कि मिनरल और में क्या फ़र्क है। पहले ये समझो कि आपको जो मिनरल होता है वो आपको केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसका पर्टिकुलर एक केमिकल फार्मूला है, उसका पर्टिकुलर शेप है, उसका फीचर्स है। वही जो और होता है आपको, वो मान लो आपको मिक्स होके आता है कोई चीज़ के साथ, कि उसमें कुछ और भी कलेक्शन ऑफ जब मिनरल्स आते हैं तो वो और बन जाता है। ये आपको ऐसे समझना है, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है मिनरल फ्लूइड है, नहीं। इनऑर्गेनिक सॉलिड, यस। गैस, नहीं। ऑल अबव, सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड हमने क्यों बोला, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला जिसका आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, ये मैंने आपको मिनरल की डेफिनेशन दिया। मिनरल इज ए नेचुरल, ये देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, रुको, हरे जो वर्ड पे मैं आपको हरा लाइन लगाने वाला हूँ उसको समझ लेना कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेचुरली ये आपको जानना है, इनऑर्गेनिक ये जानना है, फिर स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, ये जानना है। क्रिस्टलाइन, मतलब कि 5 क्वालिटी है मिनरल के जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये हमारा पहला क्या है, नेचुरली अकरिंग है। दूसरा इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक क्या हुआ, कार्बन के साथ बनाने वाले चीज़ है। ये आपको क्या है, स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब कि इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी मिनरल हो जाएगा। और ये क्रिस्टलाइन है, ठीक है। तो मतलब क्रिस्टलाइन क्या हुआ कि इसका पर्टिकुलर शेप है, ठीक है, तो इसको क्रिस्टलाइन हो गया।
अब वही बात है यहाँ पे आपको बताई जा रही है, अदरवाइज और भी कुछ नहीं होगा। अब ओर्स क्या होता है, देखो ओर भी नेचुरल है, ठीक है, अकरिंग रॉक और मिनरल एग्रीगेट दैट कंटेन्स वैल्यूएबल और यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट। मेन देखो ये वर्ड है आपको ओर के लिए, ये वर्ड कि मिनरल जब आपको इकोनॉमिकली, जैसे मान लो मिनरल तो केमिस्ट्री का चीज है ना यार, अब वही जो केमिस्ट्री यूजफुल हो जाए हमारे लिए फाइनेंशियली तो वो ओर बन जाता है। अब जैसे मान लो आपको हो सके यूरेनियम हमको बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में मिलता हो, लेकिन वो इतना कम परसेंटेज में होता हो कि उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो वो ओर नहीं बना, लेकिन स्टिल वो मिनरल है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, मिनरल कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि और आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसमें एक इकोनॉमिकल एंगल है कि वो मिनरल जिसको हम लोग यूज कर पाए कुछ अपने सही चीज बनाने के लिए। जैसे कि मान लो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, तो क्या हेमेटाइट मिनरल है? हाँ है। क्या वो ओर है? हाँ है। क्यों ये ओर भी है मिनरल दोनों कैसे हो गया? बिकॉज हेमेटाइट इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विच वी कैन यूज टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, तो इसीलिए वो ओर बन गया। तो ये बात समझ लो ना। अब हेमेटाइट का क्या आपको एक केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, इसीलिए वो मिनरल भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको मिनरल ओर का डेफिनेशन समझा रहा था, तो ये बात आपको समझना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जैक्टली आपको जो मैंने समझाया वही बात यहाँ बताई गई, ठीक है। मैं आपके लिए एक लिस्ट ऑफ हर मिनरल का इंपॉर्टेंट ले लिया है। ये कंप्लीट नहीं है, इसी को अपना बेस बना के मत चल जाइएगा, लेकिन ये 70% या 80% चांसेस है कि क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ठीक है, अगर इससे आता है तो। आयरन का अपना और क्या होगा, तो अपना हेमेटाइट सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा रिच है मतलब कि आयरन देने में, Fe2O3, और इसके बाद मैग्नेटाइट Fe3O4, फिर आपको साइडराइट FeCO3, और फिर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि लाइमोनाइट क्या होता है, तो ये OH वाला ग्रुप होता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आता है बॉक्साइट और क्रायोलाइट और कोरंडम, ये शायद मैं थोड़ी देर पहले इसका नाम मुझे याद नहीं था कि ये क्या होगा, तो ये एल्यूमिनियम का हो गया, ठीक है। फिर कॉपर का, ये देखो जो मैंने रेड किया हुआ है ना वो क्वेश्चंस में आते हैं, तो वो तो 100% पता होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि ये नहीं आएगा, लेकिन रेड वाले तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। और कॉपर का क्या होता है, तो मैलेचाइट, ये कभी कभी आ जाता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, और क्यूपराइट पता होना चाहिए, तो ये दोनों आते रहते हैं कभी ना कभी, ठीक है। जिंक का क्या होता है, जिंक ब्लेंड, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर लेड का होता है गैलेना, और टिन का होता है, ये बहुत रेयर आता है लेकिन आता है आजकल नया, क्योंकि बहुत बार क्या हुआ है कि गैलेना और जिंक ब्लेंड से इतना बार रिपीट हो चुका है कि अब नए नए क्वेश्चन को ऐड किया जा रहा है। तो आपको टिन का क्या होता है, कैसिराइट। फिर आपको मरकरी का क्या होता है, सिन्नाबार, ये मैंने आपको लगता है थोड़े पहले क्वेश्चन पूछा भी था, ठीक है। गोल्ड का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि कहाँ से मिलता है। और सिल्वर का क्या होता है, आर्जेंटाइट। तो मरकरी का क्या होगा, सिन्नाबार हो गया, और टिन का क्या हो गया आपको, कैस्टेरा। ये आपको बहुत रेयर है, लेकिन ये नया जो आपको PSCs हो रहा है ना, मतलब कि मान लो 2018-19 के बाद, उसके बाद उसमें ये आना शुरू हो गया, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। और गैलेना और सिन्नाबार में गलती मत करिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जो मरकरी है वो सिन्नाबार है, और आपको लेड जो है वो गैलेना है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रेड वाला है, ये याद रखिएगा, रेड वाला क्रोमियम का क्रोमाइट, और ये आता है टाइटेनियम का लिमेनाइट, ये आपको जरूर याद रखना है, ये आता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपको प्लैटिनम का है। तो ये सब नया नया क्वेश्चन आ रहा है, ये पहले नहीं आता था, पहले आपको बस आयरन, एल्यूमिनियम और यही सब आता था, ये सब नया नया आपको स्पेरेलाइट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर विच एक्सप्लोजिव वॉज यूज इन द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड इन नागासाकी, ऑब्वियसली यहाँ पे हम एटम बॉम्ब की बात कर रहे हैं, तो आपको आंसर यूरेनियम है, ठीक है। अब देखो ये सब आपको मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं, RDX, TNT, तो ये सब के जो बेसिक नाम, अगर पूरा नाम याद, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टफ नाम हमको याद तो होने वाले हैं नहीं, तो कम से कम कुछ कुछ वर्ड हमें याद होना चाहिए। जैसे TNT में टोलिन आप याद कर सकते हो, ठीक है। और आपको RDX में ट्राई एजाइन को याद रख, जैसे वहां पर आपको लिख देगा फॉर्मूला कि एजाइन टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला आर यूज फॉर RDX, तो कम से कम इतना तो पता हो। तो टोलिन, एजाइन, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है HMX, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो आपको टेट्राजोकीन, मैं जोकीन जोसीन है कि जोकीन है मुझे नहीं पता,
लेकिन ये आपको ट्राइएजाइन और टोल्यूइन, ये तो TNT और RDX, क्योंकि आपको ही पता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपको एक्सप्लोजिव है, तो इसके अराउंड आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हमें 100% आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और यूरेनियम में आपको कौन सा यूज़ होता है हमारा एटम बॉम्ब में, तो 235, 238 नहीं यूज़ होता है, इसको नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, ये बहुत लोग गलती कर जाते हैं। और प्लूटोनियम में कौन सा यूज़ होता है, तो 239, ये याद रखना है, ठीक है। अब प्लूटोनियम तो ये जो होता है ये नेचुरली आइडेंटिफाई होता है क्या, नहीं, इसको बनाना पड़ता है, हम लोग न्यूट्रॉन डाल डाल के बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, मेरे न्यूक्लियर फिजिक्स वाले आप वीडियो में जाकर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज फाउंड। ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये हमने जो कल का क्लास किया था जिसमें मैंने आपको एटम समझाया था, कंपाउंड समझाया था, एलिमेंट समझाया था, वो अगर आप ठीक से समझे होगे तो इसका आंसर दे दोगे। इनफैक्ट आप बताओ, कमेंट करो, देखते हैं कितना लोग सही बनाता है। और अगर सही बना देगा तो समझना कि तुम्हारा तैयारी बहुत सही चल रहा है, बिकॉज तुम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, और इवेंचुअली अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर क्वेश्चन तो तुम सही करके आओगे यार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज फाउंड, मिनरल कंपाउंड, मिनरल मिक्सचर, नेचुरल एलिमेंट, नन अबव द, ठीक है। आप बताओ इसमें क्या होगा, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मैंने बदल दिया इसलिए तुरंत। विच इज द मोस्ट एक्टिव मेटल। अब देखो ये अब प्रॉब्लम क्या है, वही ना बात है कि अब बहुत लोगों को साइंस के बैकग्राउंड नहीं है। अब ये जो आपको मेटल है, ये सब, ये वाला तो नहीं, ये दोनों खासकर, ये इस लाइन में पाए जाता है, इस लाइन को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लाइन बोला जाता है, और जो जितना नीचे चलते जाएगा ना वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो जो पोटाशियम होता है वो आपको सोडियम के नीचे आता है। तो अब सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, इधर वाला कि इधर वाला, तो इधर वाला। फिर आपको मेटल में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है। और पहले तो इधर वाला चुन लिए, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई मेटल है तो इस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव ये वाला मेटल होगा। अब इस मेटल में जो सबसे नीचे होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब कि जो इस एरिया में होता क्या है, सीशियम और फ्रांशियम। अब वो तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो उसको तो हम लोग जानेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा चुनेंगे, ये चुनेंगे, पोटेशियम। क्यों, क्योंकि आयरन और कैल्शियम होता है, आयरन कहीं यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है, कैल्शियम कहीं यहाँ पे होता है। हमने बोला कि इधर वाला जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाइएगा। अगर नहीं पता है, पीरियोडिक टेबल कभी आपने देखा भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, ठीक है। वही लिखा हुआ है डाउन द ग्रुप और ये सब वाली बात। होता क्यों, मिसलेनियस ना जल्दी आ गया। देखो इसको हम लोग कल करते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा सेक्शन है और ये बहुत डेंस है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हर दिन यहीं पे आकर रुकते हैं, और ये हमेशा कल के लिए हो जाता है। हो सके मुझे लगता है लास्ट क्लास में यही करेंगे, कि मैंने भाई जो आपको बताया कि जो पीरियोडिक टेबल से जो इंपॉर्टेंट जैसे डायमंड आपको जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है जब हम लोग एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो, और जब हम लोग मेटल के बारे में बात कर रहे हो तो टाइटेनियम का होता है। जब हम लोग कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हो तो ये कंपाउंड को जानना तो पड़ेगा यार। अब क्वेश्चन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको हाइड्रोजन लाइट टेस्ट हो, ये कर लेंगे हम लोग जब भी हम लोग लास्ट क्लास होगा ना, उसी में मिसलिनियस वाला पार्ट कर लेंगे। ये काफ़ी लंबा है, देख लो, सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स है, एकदम सिर्फ फैक्ट्स है। जैसे अभी मैंने आपको सीसीएम का नाम दिया था, सीसीएम इज द मोस्ट रिएक्टिव इवन मोर देन फ्रांशियम, ठीक है। तो ये आपको जिस दिन हम लोग करेंगे उस दिन इसको आराम से देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप अच्छा क्लास आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बिकॉज हमने बहुत सारे फैक्ट्स, कैल्शियम और एसिड और स्लेक लाइम और एप्सम सॉल्ट, ये सब। इनफैक्ट एप्सम सॉल्ट अभी तक किया नहीं। आप लोग में से कितने को पता है एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? हमने ग्लोबल सॉल्ट का किया था, तो एप्सम सॉल्ट का अगर किसी को भी नाम पता है फॉर्मूला क्या, तो लिखो, कमेंट करो। मुझे लगता है कि 5 या 6 क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में लिखने के लिए बोला, देखता हूँ एक भी आप लोग लिखते हो कि नहीं लिखते हो। चलो देखता हूँ यार, अगर आप लोग अपने पन्ने में भी लिखते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कमेंट में लिखो तो मुझे मज़ा आएगा। चलो तो मिलते हैं हम लोग कल, और फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या और करना है। चलो तो।